रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। बेसिकली डेवलपमेंट का मकसद कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट बनाना, कोई फॉर्मूला बनाना, कोई रेसिपी बनाना, कोई मेडिसिन बनाना, कोई वैक्सीनेशन बनाना। अब इस सब के लिए एक फेज होता है रिसर्च का, डेटा कलेक्ट किया जाए। लाइक पोलियो है, ठीक है, हमें अंदाज़ा तो हो ना कि पोलियो स्प्रेड कैसे होता है। कोविड के हवाले से मेरी थ्योरी में भी डिफरेंट हो और जो कम्युनिकेट की जा रही थी थ्योरी वो मुख्तलिफ चल रही थी, बिकॉज वी कुड सी कि यार बंदे बंदे से नहीं फैल रही। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी कोविड पेशेंट ने टच कर दिया तो 8 साल तक वो 8 घंटे तक वायरस वहीं पड़ा रहेगा, कोई दूसरा टच करेगा उसको पकड़ लेगा। हाँ, स्टील है, उस पर इतना टाइम स्टे करता है, कपड़े पे इतना टाइम स्टे करता है। लेकिन ऐसा भी देखने को मिल रहा था कि यार किसी कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं आया कोई बंदा, जिसने सबसे ज्यादा एहतियात की वही पकड़ा गया। सही है, जो घर से निकला ही नहीं, लॉकडाउन मतलब असली लगाया तो उसने, उनको पकड़ में आ गया। भाई ऐसे कैसे? और कुछ ऐसे हैं जो बेझिझक घूम रहे हैं, ऐसी रश में सुपर स्टोर्स में घुस गए, उनको कुछ नहीं हो रहा, पता भी नहीं चला। तो थ्योरीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब पोलियो के हवाले से क्या है कि अगर एक भी केस होगा तो ये स्प्रेड होगी। ये ऑब्जेक्टिव बिल गेट्स ने रखा। पहले तो रिसर्च की जाए कि पोलियो को डिटेक्ट किया कैसे जाता है। आपको पता है ये सैंपल कहां से लेते हैं? गटर से। गटर से सैंपल लिया जाता है पोलियो का। जी, जो टीम्स होती हैं वो वहां गटर से डिटेक्ट करती हैं कि क्या इस वेस्ट के अंदर पोलियो वायरस मौजूद है या नहीं है। अगर कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए पोलियो के किसी सर्टेन रीजन में, एक ये इंडिकेशन है कि यहां से पोलियो खत्म है। दूसरा, गटर का सैंपल भी नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो ये डिक्लेयर किया जाएगा कि ये एरिया अब पोलियो फ्री है। लेकिन अगर एक भी पेशेंट रहा या अगर गटर का सैंपल पॉजिटिव रहा तो पोलियो वापस उठ सकता है। अब बिल गेट्स का टारगेट एंड पोलियो नाउ, पूरी दुनिया से खत्म पोलियो करने वाला बिल गेट्स है। पाकिस्तान से 2020 में इसको खत्म करना था। 2020 वाज फाइनल ईयर। उसके बाद हमारे जो ड्रॉप्स आते हैं पोलियो के वो खत्म होने थे। अब एक कंपनी पहले तो रिसर्च करे कि पोलियो है नहीं है, डिटेक्ट कैसे किया जाएगा। रिसर्च के बाद आपको सिर्फ एक डेटा मिलता है, फिर उसको रोका कैसे जा सकता है। आप हमारे बड़ों ने उसकी भी वैक्सीनेशंस करवाई। अक्सर हम देखेंगे बड़ों के यहाँ आर्म्स पे निशान होता है, हम पूछते किस चीज़ का, बोला हम पोलियो के वैक्सीनेशंस करवाते थे। यस, टुक्का, उसको वर्ड यूज़ करते हैं, टुक्का एक बड़ा निशान सा होता है। बाद में उसको ड्रॉप्स में एक डेवलपमेंट की गई कि ये ड्रॉप के, इस पोलियो के अगर हर महीने में 2-2 कतरे पिलाए जाएं तो उससे उस बॉडी में वायरस नहीं आएगा, पोलियो नहीं आएगा। राइट? एक फेज हो गया रिसर्च का और दूसरा फेज हो गया डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में हमने कुछ ऐसे ड्रॉप्स मैन्युफैक्चर कर लिए जो उसको रोक सकते हैं, या बीच में कुछ इंजेक्शंस भी लगा रहे थे। अब वो पोलियो जो टीम आती है वो कुछ विटामिन्स के ड्रॉप्स भी लाती है कि इसको भी पिलाएंगे बच्चे को। गिलगित बल्तिस्तान में गालिबन वापस 7 केसेस आ गए, ऑल्दो पाकिस्तान से डिक्लेयर हो चुका था कि अब इट्स पोलियो फ्री। हाँ, उस एरिया में शायद गिलगित बल्तिस्तान के साइड पे वापस आ गया। अदरवाइज पाकिस्तान से खत्म होना था, अफगानिस्तान में बच जाना था बाकी, इसने वापस आ गया। हाँ, नहीं, अगर ऐसा सेट देखो, गटर में अगर एनवायरमेंट सैंपल होता है, आप कभी अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे ना, मिसाल मेरी बेटी के टाइम पे उसको टाइफाइड था, तो हमने इंडिया के एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमारे रिश्तेदार थे तो उनको भी बताया। उसने हमसे पहला सवाल किया कि आपके एनवायरनमेंट में टाइफाइड है? मैं कहा ये क्या होता है? बोला आपके एरिया में टाइफाइड है, अगर उस रीजन में टाइफाइड है तो हो सकता है, अगर नहीं है तो हो ही नहीं सकता। तुमने कहा यहां तो होता है लोगों को, बोला फिर होगा। तो अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, और मैंने कहा एनवायरनमेंट से वेरीफाई कैसे किया जाता है? गटर सैंपल से।
वेरीफाई किया जाता है कि इस एनवायरनमेंट में पोलियो वायरस मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो 5 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को हिट कर सकता है, बच्चों पे 5 साल की उम्र तक, उससे बड़े पे नहीं हिट करेगा। तो वी कैन सी कि अब जो बड़ी एज के बहुत सारे कुछ लोग हैं जो पोलियो पेशेंट हैं, ठीक है, उनकी वॉकिंग से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये पोलियो अफेक्टेड है, लेकिन इसको रोका गया, खत्म करना था बिल्कुल। बाकी हर जगह के गटर सैंपल्स खत्म हो गए थे, लेकिन जीबी में केसेस आए, फिर आए। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एनसीओसी को वापस बहाल कर दिया, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का जो इदारा था वो खत्म कर दिया था हमने जाते हुए। पीटीआई गवर्नमेंट ने जाते हुए कहा बस वाइंड अप करो, अब काम नहीं है इसका, उसको दोबारा बहाल करवा दिया गया ऐसा। खैर, तो पहले रिसर्च होती है, मिसाल डेंगू है, एक मच्छर है, वो उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चले ना, वो कंपनी अब सिम्टम्स देखती है कि जब वो बाइट करता है, स्टिंग करता है, तो बंदे पे रिएक्शंस क्या आते हैं, सिम्टम्स क्या आते हैं, ये सब रिसर्च फेज है। फिर कंपनी उसको कवर करने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ डेवलप करना चाहती है। मे बी वो कोई मेडिसिन हो, कोई टैबलेट बन जाए, कोई कैप्सूल बन जाए, कोई इंजेक्शन बन जाए, कोई ड्रिप बन जाए। फार्मास्यूटिकल कंपनी का तो दायरा अख्तियार यही है, अगर यहां तक कवर हो सकता है तो कर सकती है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, ब्लड कीमो कर, क्या एक वर्ड हम यूज करते हैं, जो ब्लड निकाल के फिर चेंज करते हैं ना, एक वो ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो। खैर, हमें अगर करना पड़ता है कि उसका हमें ब्लड चेंज करना पड़ेगा, सही है, या किसी के वाइट ब्लड सेल्स निकाल के इसको इंजेक्ट करने पड़ेंगे, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी कहती है यार मैं नहीं कर सकता काम, ये हॉस्पिटल का काम है। अगर कोई ऐसा लूप हमें मिला कि हम इस तरफ जाके इसका इलाज निकाल सकते हैं, उस फेज को हम कहेंगे डेवलपमेंट फेज, जिसमें हम वाकई में कुछ कुक कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कोई फॉर्मूला बना रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि रिसर्च फेज में जितना भी कंपनी खर्चा करेगी वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। डेवलपमेंट फेज में जो खर्चा किया जाएगा वो कैपिटलाइज किया जा सकता है, बशर्त कि उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश कर ले कंपनी। टेक्निकल फिजिबिलिटी हमने बताया कि वी हैव इंटेंशन एंड वी हैव द एबिलिटी, हमारा इरादा भी है, हमारी नीयत भी है, और हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, ठीक है। यानी उस तरह के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उस तरह के साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। भाई ह्यूमन रिसोर्स भी तो शॉर्ट हो सकता है ना, कि चीज़ तो बहुत अच्छी है लेकिन लोग नहीं है काम करने वाले। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है या टेक्निकल रिसोर्सेज का अवेलेबल होना, यानी उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है। दूसरा है कमर्शियल फिजिबिलिटी। कमर्शियल फिजिबिलिटी का मकसद होता है कॉस्ट बेनिफिट, कि अगर हम इसको लॉन्च करते हैं तो हमें पड़ेगी कितने की, खर्चा कितना होगा और उससे हमें बेनिफिट कितना मिलेगा। अगर किसी का खर्चा कम और बेनिफिट ज्यादा है तो कॉस्ट बेनिफिशियल है, हम उसको कहेंगे कि ये कमर्शियली फीजिबल है। क्लियर हो गया? फेयर। तो फिर हमने बात की थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उससे पहले हम बात कर चुके थे री इंस्टेटमेंट की, और IAS 38 के अंदर री इंस्टेटमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम बात कर चुके हैं कि बिजनेस कॉम्बाइन जब किया जाएगा तो पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के उन इंटेंजिबल एसेट को भी रिकॉग्नाइज कर सकती है जो उसकी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का प्रोबेबल होना और कॉस्ट का रिलायबल मेजर होना जरूरी है फॉर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स एंड एक्सटर्नली परचेज्ड। लेकिन जो इंटरनली जनरेटेड हैं उनके लिए तीसरा क्राइटेरिया भी लाजिम है कि आपको रीजनेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशंस के थ्रू प्रूव करना है कि उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। यस, बिजनेस कॉम्बिनेशन में यह था कि पेरेंट जब सब्सिडरी के शेयर्स खरीदेगा और सब्सिडरी के पास कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो रिकॉर्डेड नहीं है, IAS 38 उसको रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन IFRS 3 जब बात करेगा तो 38 नहीं बात करेगा। कर सकती है लेकिन इन प्रोसेस है, तो अगर सब्सिडरी उसको एक्सपेंस आउट कर चुकी है पहले तो नहीं होगा, लेकिन अगर पार्ट कंप्लीटेड है तो जितना खर्चा टिल एक्विजिशन हो चुका है वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन उसके बाद जो खर्चा करेगी सब्सिडरी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फेज में अलग अलग टूट जाएगा। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता तो सबको एक्सपेंस आउट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं।
इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, मास्ट हेड्स, टाइटल्स एंड लिस्ट्स। पहले इन चारों को समझ लेते हैं। ब्रांड का मकसद पता है? प्रोडक्ट, ठीक है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे सिविक है, उसकी पूरी रेंज का, एक कार कंपनी ने सिविक, होंडा इज अ कंपनी, सिविक इज अ ब्रांड, ठीक है, और उसके अंदर उसने प्रोडक्ट की रेंज दे दी, फिर अलग अलग वेरिएंट्स दे दिए, लेकिन ब्रांड नेम सिविक ही रहेगा। इंटरनली जनरेटेड का सीधा सीधा मकसद है कि ये नाम हमने खुद ही से रखा था, मार्केट किया, अच्छा प्रोडक्ट दिया, अच्छी क्वालिटी दी, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखा, और अल्टीमेटली उसकी वैल्यू डेवलप होगी। Hyundai ने एलांट्रा लॉन्च की सिविक के मुकाबले में, और दूसरी लॉन्च की थी सोनाटा या ऐसे कुछ नाम था, जो कि शायद अकॉर्ड की रेंज में या कम थी, यस अकॉर्ड से कम थी। वो लॉन्च तो की, लेकिन ग्लोबली डिसकंटिन्यू कर दी। अब जो बायर है, जिसने खरीदी वो गाड़ी, वो तो मर गया। उसने एक ऐसी गाड़ी खरीद ली जो पूरी दुनिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। अब पार्ट्स कहां से मिलेंगे? रीसेल कहां से होगी? नई गाड़ी तो आएगी नहीं। जब भी कोई कार डिसकंटिन्यू होती है, उसकी रीसेल गिर जाती है। जिस तरह एक गाड़ी है V2 FAW की, स्विफ्ट की गाड़ी है, स्विफ्ट है ऑलमोस्ट, बड़ी बेहतरीन कार है, FAW 4 की V2, बहुत जबरदस्त गाड़ी है, आप देखो लग्जरी है। नहीं, 2021 का मॉडल आपको मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अगर रीसेल लगाओगे तो 12 लाख की, 13 लाख की। वैसे गाड़ी है 20-22 लाख की, लेकिन जब खरीदोगे रीसेल में तो 12 से 15 लाख के अंदर मिलेगी। लोग खरीदते ही रीसेल में, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो न्यू बैंक से जब लीज करवाते हैं तो न्यू बुकिंग है, अभी भी रिसेंटली बुक्ड हैं गाड़ियां, लेकिन वो मॉडल भी डिसकंटिन्यू हो चुका है, जिस वजह से एक सस्ती कीमत में अच्छी गाड़ी होने के बावजूद भी लोग नहीं खरीद रहे। ब्रांड है, अगर कोई ब्रांड डिसकंटिन्यू हो गया, अब नाम किसने रखा था? बेसिकली जब भी कोई ब्रांड बनाया जाता है तो पहले उसका नाम बड़ा कैची होना चाहिए, उसका बड़ा लोगो अट्रैक्टिव होना चाहिए, फिर उसका स्लोगन बनता है, एक लाइन होती है, एक फ्रेज होता है। ये मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में पूरा आप किसी को प्रोजेक्ट दे दें कि भाई ये मुझे बना के दे दो, वो आपको हर चीज बना के दे देगा। फिर लीगली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कानून होता है, आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा लें, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा लें कि ये नाम जो आपने रखा ये कोई दूसरा नहीं रख सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस पर इतनी मेहनत करूं, इतना मार्केट करूं, कल को कोई दूसरा वो नाम रख के बेचना शुरू हो जाए, मैं बोलूंगा तो नकली है, तो बोले तू नकली है। हाँ, एप्पल की चेयर्स हैं, एप्पल की चप्पलें हैं, एप्पल सुपारी बिकती होगी, क्योंकि एक डिफरेंट है, यानी एक डिफरेंट प्रोडक्ट उस नाम से निकल भी सकता है, लेकिन सेम में। मुझे याद आता है एक कॉलेज जहां पे होता था पेस नाम से, एक कॉलेज था पेस कासमाबाद में, तो कासमाबाद वाले से गाड़ी के सिलसिले में कहीं टकरा गया मैं, वो गाड़ी बेच रहा था, मैं खरीद रहा था। मैं कहा क्या करते हो? बोला पेस कॉलेज है। मैं कहा वो तो हमारा है, ऑटोबान पे। बोला वो नकली है। मैं कहा वो भी यही बोल रहा है। वो बोला तुम्हें नोटिस वोटिस भेजे है, तुम्हारे ऊपर केस किया, तुम जवाब नहीं दे रहे हो। बोला कैसे केस कर सकता है? मैं केस कर दूंगा उसके ऊपर। अगर रजिस्टर किसी ने भी नहीं करवाया तो दोनों, अब जो पहले रजिस्टर करवा लेगा वो जीत जाएगा। इसलिए बेहतर है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई जाती है। लेकिन आज अगर इस ब्रांड को मैं बेचता हूं तो ठीक ठाक पैसों में बिक जाएगा, क्योंकि खरीदने वाला सोचेगा कि अगर इस नाम से मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, इस नाम से मैंने नए फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए, तो लोग आंखें बंद करके खरीदे। पीछे वैसे भी छोटा सा लिखा होता है ना, अ प्रोडक्ट ऑफ पेप्सी को, वो छोटा सा लिखा होता है। कौन देखता है कैंडिडेट का है किसका है? उसको तो नाम से मकसद हो सकता है, और पैकिंग वैसी हो, मार्केटिंग वैसी हो, हर चीज वैसी हो, एम्बेसडर वैसे हो, चीज तो बिकेगी। तो अगर मैं नए नाम से लॉन्च करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा बजट स्पेंड करना पड़ेगा मार्केटिंग पे। अगर मैं रेडीमेड ब्रांड खरीद देता हूं तो बहुत जल्दी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ब्रांड है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड का मकसद कि हमने खुद ही नाम रखा,
खुद ही मार्केट किया, खुद ही उसका स्लोगन बनाया, खुद ही उसके एम्बेसडर्स रखे, खुद ही सेलिब्रिटीज को लेके आए और एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। से कुछ टाइम पहले था क्यू मोबाइल, कोई पूछता भी ना होता, लेकिन क्या एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े लोग आ जाते थे। नहीं जीतो पाकिस्तान क्या, उसमें उस टाइम पे जो ये एक फेमस हुई थी आरोही, आरोही क्या नाम था, आशिकी वाली मूवी, हाँ वो आ गई उसकी एड में। फिर अभी ये उर्तुगरुल गाजी आया तो ये हलीमा सुल्ताना आ गई, तो लोग ऐसे दिखते थे यार इसकी एड में ये, तो मतलब कोई बड़ा ब्रांड है। यूज कहाँ करते होंगे क्यों मोबाइल यूज कहाँ करते, वो सिर्फ ऐसे शो ऐसे करेंगे, शशकों के साथ दिखाएंगे कि कोई बड़ा ब्रांड है, लेकिन ये हमने खुद से नाम बनाया। ये कहलाता है इंटरनली जनरेटेड ब्रांड। खर्चा उस पर क्या होता है, मार्केटिंग का खर्चा, उस पर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का। और अक्सर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पहले पूरी ड्रॉ की जाती है, पूरी पोस्ट उसकी बनाई जाती हैं, उसको फेजेस में लॉन्च किया जाता है। ये मार्केटिंग का बड़ा गेम होता है, ताकि कस्टमर को जाके ये इम्पैक्ट करेगा कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है, और उसकी पूरी कैंपेन की एक कॉस्ट होती है। लाइक अभी हम कैम्ब्रिज स्कूलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो कुछ मार्केटिंग एजेंसी से हमारी बात चल रही थी। उन्होंने कहा हम आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, आपका नाम डिसाइड करेंगे कॉलेज का, उसकी मैस्कॉट्स डिसाइड करेंगे, उसकी कलर स्कीम डिसाइड करेंगे, आपका मिशन और विजन जो होगा उसको पूरा फॉर्मलाइज करेंगे, और उसको किस तरीके से पिच करना है वो सारा हम आपको करके देंगे, और हम आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करेंगे। अगर हम उस नाम को लॉन्च करते हैं और बहुत फेमस बन जाता है, कल को हम उसके इंशाल्लाह और कैंपसेस खोलते हैं पाकिस्तान में और इसको फैलाते हैं, नाम तो हमारा ही बनाया हुआ रहेगा ना। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, खर्चा क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट का। दूसरा मास्टहेड्स। मास्टहेड्स की यूट्यूब की मैं एग्जांपल आपको मुतअद्दिद बार दे चुका हूं, लेकिन न्यूज़पेपर का कोई एक पर्टिकुलर एरिया भी मास्टहेड कहलाता है। फ्रंट पेज होता है, या फ्रंट पेज का बॉटम होता है, या पेज 3 होता है, कोई पेज का स्पेसिफिक एरिया मास्टहेड कहलाता है। तीसरा इसमें वर्ड हमने यूज किया है टाइटल्स। टाइटल्स का मकसद पब्लिशिंग टाइटल्स, किताबों के नाम होते हैं ना, और वो नाम भी रजिस्टर करवाओगे आप। मूवीज के नाम होते हैं, वो भी आप रजिस्टर करवाओगे। आपने बाज दफा देखा होगा कि कोई मूवी ने, किसी प्रोड्यूसर ने एक सर्टेन नाम के साथ मूवी बनाई, अगर वो नाम कोई और यूज करेगा तो प्रोड्यूसर उसके खिलाफ केस कर सकता है। आपकी जनरेशन से थोड़ा आउट हो चुकी है चीज। हुआ क्या था, इंडिया की बड़ी एक फेमस मूवी बनी थी तेरे नाम, राधे मोहन वाली, सलमान खान की, बहुत हमारे दौर की बेहतरीन मूवी थी। हमारे पास कॉमेडियंस होते थे जो उमर शरीफ के साथ काम करते थे। सिकंदर सना मरहूम, डेथ होगी उसकी, उसने एक नया ट्रेंड डाल दिया कि उसने तेरे नाम 2 बना दी। जी 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 जी, सिकंदर सनम वॉज पाकिस्तानी, उसने तेरे नाम 2 बना दी, लेकिन तेरे नाम 2 वॉज प्योर कॉमेडी, मिमिक्री थी। सही है, हाँ सही है, सलाम सर। अब उसमें उसको पूरा कॉमेडी में कन्वर्ट किया, और बड़ी अच्छी मूवी थी, हिट गई, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया उसने। फिर आई मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस 2 बना ली। पीछे से बाकी कॉमेडियंस को भी आइडिया अच्छा लगा। रऊफ लाला एक कॉमेडियन है मोटा सा, उसको भी जहन में आ गया कि यार बेहतरीन है। फिर एक कोई ग्रेट इंडियन कॉमेडी चैलेंज में हमारी जोड़ी एक थी, वो भी बड़ी फेमस हुई थी। हुआ यूं कि अब के बार मूवी आई गजनी, ठीक है, गजनी अगेन ऑल टाइम हिट, आमिर खान। अब इन्होंने क्या किया, ये तीनों तैयार हो गए, सिकंदर सनम भी जिंदा थे उस टाइम पे। अब उसने क्या कर दिया, मूवी बना दी गजनी 2, और ये इसने जियो टेलीफिल्म्स के साथ बनाई, क्योंकि ये अब इतना इसका कॉन्सेप्ट फेमस हो चुका था, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखता और उसको कॉमेडी करता, और गजनी में मीम्स बनाने की काफ़ी झोल थे, तो उसने बना दी। हाँ, वो थोड़ी देर के बाद भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, वो भूल जाता है कि मैं क्या करने आया था। अच्छा, जैसे इसने गजनी 2 लॉन्च की तो आमिर खान प्रोडक्शंस ने जियो के ऊपर केस कर दिया कि गजनी का जो टाइटल है वो हमारे पास है, इसके प्रीक्वल्स या सीक्वल्स या रीमेक्स
जो भी बनाने होंगे वो हम बना सकते हैं। प्रीक्वल आप समझते हैं ना, कि इससे पुरानी कहानी, जिस तरह अभी गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म हुआ है तो फिर शायद इससे पुराना हाउस ऑफ ड्रैगन्स करके कुछ बना रहे हैं, अब वो उससे भी पुरानी स्टोरी दिखा रहे हैं, वो प्रीक्वल कहलाएगा। सीक्वल क्या होता है, उसके बाद की कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं। या रीमेक होता है कि वो मूवीज जो स्टोरी पुरानी है वो दोबारा बनाई जाती हैं, जिस तरह बॉलीवुड में आजकल गानों का रीमेक हो रहा है, सारे पुराने पुराने गाने वापस। जुबिन नौटियाल, हाँ वो तो खैर पाकिस्तानी उठाता है, लेकिन वैसे जितने भी पुराने सॉन्ग्स होते हैं उनको फिर रीमेक करते हैं। बहरहाल केस कर दिया, हालांकि उन्होंने कहा क्या आप तो मजाक कर रहे थे, लेकिन लीगली आप ये मजाक तो नहीं कर सकते। गजनी 2 कल को आमिर खान अगर दोबारा बनाना चाहता है आगे करके, तो वो बना सकता है ना इस नाम से, कोई और तो नहीं बना सकता। तेरे नाम का तो ने तो छोड़ दिया उसको, मुन्ना भाई MBBS ने तो छोड़ दिया उसको, मैं क्यों छोड़ू। फिर जो बाकी तैयार बैठे थे, 3 मूवीज आनी थी गजनी 2 के नाम से, पहले इसकी आ गई। उसके बाद जो 2 मूवीज आ गई ARY टेलीफिल्म्स के साथ बनी थी, बिकॉज वो गंजा होता है उसमें, तो उसने गजनी 2 के नाम से नहीं बनाई, वो गंजनी 2 के नाम से बनाई। बिकॉज ये जो टाइटल है मूवीज का वो रजिस्टर्ड था, इस नाम से कोई और नहीं बना सकता। दूसरा कौन केस कर सकता है? पहले वालों ने नहीं, पहले वाले मैंने कहा उन्होंने तो छोड़ दिया, उनको होश नहीं आया, या शायद उन तक मूवी पहुंची ना हो। आमिर खान उस टाइम पे जियो के साथ बड़ा एक्टिवली काम कर रहा था। अमन की आशा के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने का प्रोजेक्ट चल रहा था, अमन की आशा। और उसमें कुछ सॉन्ग्स बनाए, यानी मीडिया जितना भी रोल प्ले कर सकता है। शंकर महादेवन वहाँ से आया, यहाँ से अपने कोई बंदे सब ने मिल के गाया। जिस तरह अभी आपदा परवीन ने सलीम नाम का जो है वहाँ का बंदा मिल के एक सॉन्ग गाया, लेकिन वो ऑनलाइन किया है, वो ऑनलाइन किया है। तो ऐसे मतलब एक पर्सनल व्यू मेरा ये है कि आर्टिस्ट के ऊपर बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे लोग हैं आज तक लता मंगेशकर, आशा भोसले को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, और वहाँ राहत फ़तेह अली खान है या अली जफ़र गए थे, आतिफ असलम है या आबिदा परवीन, इनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, तो इसको बॉर्डर नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन हमने बॉर्डर लगा दिया। अब हम बायकॉट करते हैं कि इंडिया का कोई सिंगर, अब अरिजीत सिंह है, हम में से कितनों का फेवरेट होगा? हम तो मज़े से सुनते हैं, लेकिन अगर हम में पाकिस्तानियत जाग पड़े तो कुछ लोग होते हैं बोला इनके गाने तो मैं सुनता ही नहीं हूँ, तो कह रहे अपना नुकसान कर रहे जी। और मैं अभी भी मानता हूं कि अगर सिंगर हमारा और लिरिक्स उनके हों और म्यूजिक उनका हो तो हम एक हिट बना सकते हैं। राहत फ़तेह अली खान ने अपने करियर में सबसे ज्यादा हिट्स बॉलीवुड के साथ मिलके दिए। अब रिसेंटली आपने कितने टाइम से राहत फ़तेह अली खान का कौन सा गाना सुन लिया? रिपीट होके सुनते, और खैर जितनी बार भी सुनो अच्छे लगते होंगे, फिर ब्रेक दे के सुनेंगे फिर अच्छे लगेंगे। आतिफ असलम के जितने भी गाने आप सुनेंगे, लेकिन जो उनके कोलैबोरेशन में बनाए थे वो उनका लेवल अलग है, और ये और ग्रो कर सकते थे। हाँ करेक्ट। और हमने क्या कर दिया? बॉर्डर लगा दिया। हम इस बात पे रो रहे हैं कि यार पंजाब नहीं जाऊंगी, चलाओ ना, तुम ये मावलिस क्यों चला रहे हो, तुम गोरों की मूवियां लगा रहे हो, हमारी कैसे बिकेंगी? तो ये थॉर आ रही थी। हाँ तो वो कह रहे ईद पे, अभी दूसरी ईद पे ये बनाए कि वो कराची नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगी वाला चक्कर, लंदन नहीं जाऊंगी। तो आपका लेवल अगर यहीं तक रहेगा और आप कॉम्पिटिस बेसिस पे करोगे तो कि दूसरों को मूवीज न लॉन्च करने दो, तो इस तरीके से थोड़ी कॉम्पिट, आप क्वालिटी बढ़ाओ कि लोग उसको छोड़ के आपको देखें। ये थोड़ी तरीका होता है कि उनको बैन कर दो ताकि हमारे गाने सुने लोग, वो तो मूवी लॉन्च हो रही है। इशू इज अगर कोई पब्लिशिंग टाइटल है, वो किसी ने रजिस्टर करा है, बेशक वो बुक का हो, किताबें लिखी जाती है ना, नॉवेल्स राइटिंग होती है, तो नॉवेल के जितने भी वर्जन्स लिखे जाते हैं वो एक ही ऑथर लिख सकता है, वो रजिस्टर करवाता है अपने नाम पे। वो पूरी जो सीरीज किताबों की आती है ये रजिस्टर्ड होती है। इंटरनली जनरेटेड पब्लिशिंग टाइटल्स, इसको क्या कहा जाता है? इंटरनली जनरेटेड पब्लिशिंग टाइटल्स या मूवी टाइटल्स आप कह लें। किसमें मूवीज? हाँ हाँ हाँ, वो उनसे बाय की जाती है स्टोरी पहले। अभी जिस तरह इबरार हक कह रहा है कि मैं केस करूंगा इसके ऊपर, मुझसे परमिशन नहीं ली और गाना उठा लिया के अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो तो कह रहा है कि मुझे सिर्फ इतना दिया है कि क्रेडिट्स दिए हैं, क्रेडिट्स दिए हैं, मुझे पैसे नहीं दिए।
लेकिन आपको एक प्रॉपरली बाय करनी होती है चीज। एक और दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, बड़ा जबरदस्त सा गाना था, उसका कचरा कर दिया उसने। ये भी कह लें कि जुबिन नौटियाल ने, बट ये क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर रजिस्टर्ड है आपके नाम पे तो आपके अलावा इनको कोई नहीं यूज कर सकता। लेकिन ये अगर इंटरनली जनरेटेड है और कंपनी की हैं तो उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। चौथा, इसमें नाम आया है लिस्ट्स का, कस्टमर लिस्ट्स का, कि हम कहें कि हमारे पास इतने कस्टमर अकाउंट्स हैं, इतने कस्टमर्स हैं। IS38 इस हवाले से कहता क्या है, ब्रांड्स, मास्टहेड्स, publishing titles, customer lists and similar items in substance that are internally generated should not be recognized as assets. Full stop. अब इस पे डिस्कशंस नहीं की जाएंगी कि अगर ब्रांड ऐसा है जिसकी वजह से इतना बेनिफिट कमा रही है कंपनी। मैं कहता हूं ना, आपको सवाल बना के महसूस ऐसा करवाया जाएगा कि वाकई में ब्रांड है तो कंपनी, नहीं तो नहीं है। लेकिन अगर वो ब्रांड इंटरनली जनरेटेड है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। IS38 ने मना कर दिया। दूसरा, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो दरवाजों से आ सकता है, परचेज भी किया जा सकता है, डेवलप भी किया जा सकता है। अगर परचेज किया है तो कैपिटलाइज कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का क्राइटेरिया तो बाय डिफॉल्ट मेट है, प्रिजम्पशन, कल पढ़ी थी हमने। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। जिस तरह आपके फोन्स के अंदर एंड्रॉयड है तो सॉफ्टवेयर, लेकिन एंड्रॉयड के बगैर आपका फोन काम का नहीं है। एप्पल के लिए OS iOS किसी काम का नहीं है। लैपटॉप बगैर विंडोज के, बगैर मैक के, बगैर लाइनक्स के किसी काम का नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर्स दर हकीकत उस हार्डवेयर को चलाने के लिए मैंडेटरी होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इवन जो एलिवेटर्स इस्तेमाल होते हैं ना, लिफ्ट, उस लिफ्ट के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है जिसके एक प्रोग्रामिंग की जाती है कि अक्सर जिस तरह मैंने कहा ना, कुछ यूनियन खसारे में चलती हैं तो कहते हैं कि ऊपर जाने के लिए लिफ्ट बुलाई जा सकती है, नीचे जाने के लिए सीढ़ियां, इतने पैसे ही नहीं, बिल ज्यादा आ रहा है, तो प्रोग्रामिंग से। अच्छा, हमारे दो बटन होते हैं, कि ऊपर जाने का, एक नीचे जाने का। हमारे बंदे थे खड़ी कहाँ बुलाऊं, अगर ऊपर खड़ी तो नीचे दबाऊंगा ताकि नीचे आए। ऐसा नहीं होता, जहां आपको जाना होता है आप वो बटन प्रेस करते हैं। अगर आपको नीचे जाना है आप नीचे का दबाएं, ऊपर जाना है ऊपर का दबाएं, आप बुलाओ नहीं लिफ्ट को। तो अगर नीचे से ऊपर जा रही होगी आपको उठाती हुई जाएगी, और हमारे बंदे ऊपर जा रहे हो जाओ, तो बुलाया क्यों भाई? आपको नीचे जाना था, आप नीचे का बटन दबाते हैं। ऊपर जाते हुए आपके पास रास्ते में वो नहीं रुकेगी, लेकिन नीचे आते हुए क्योंकि आपको जाना नीचे है। ये प्रोग्रामिंग्स होती है। अगर वो प्रोग्रामिंग ना की जाए तो वो एलिवेटर किसी काम का नहीं है। एलिवेटर को प्रोग्रामिंग देते ना कि ऊपर भी आए नीचे भी आए, और जब तक कोई सेंसर के आगे बंदा नहीं होगा वो बिल्कुल स्लो हो जाता है, पावर कंजम्पशन उसकी सेविंग पे चली जाती है। जैसे ही आप पैर रखते हो वो एकदम से फास्ट हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर उस एलिवेटर को चलाने के लिए मैंडेटरी है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से इंटेंजिबल एसेट करके नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसको हार्डवेयर की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाता है, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन। हाँ, तो वो टेंजिबल की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा अगर कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो। लेकिन अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक अलग से सॉफ्टवेयर है, भाई लैपटॉप तो वैसे ही खुल जाता है, उसमें जाके मैं अपना पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर खोलता हूं, वो सॉफ्टवेयर एक अलग से सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अगर आपने खरीदा है तो आप उसको इंटेंजिबल एसेट करके दिखाएंगे। खुद से बनाते हैं जी जी, नहीं हो रहा तो डी रिकॉग्नाइज। देखो, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रोबेबिलिटी होना और कॉस्ट रिलायबली मेजर होना। डेवलपर को जो हमने पहले पैसे दिए हैं वो तो रिलायबली मेजरेबल है, लेकिन उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आ रहे। मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ओवरड्यू कस्टमर्स को खुद ही पकड़ के उनकी ब्लॉक कर देगा सप्लाईज, या उनको मैसेजेस करेगा। मेरा सॉफ्टवेयर अगर मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे रहा,
या अगर मैं रीजनेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशंस नहीं प्रोवाइड कर सकता, सॉफ्टवेयर कैपिटलाइज नहीं हो सकता। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रोबेबिलिटी को प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द हार्डवेयर कॉस्ट। इंटरनली डेवलप्ड वेदर यूज और सेल, उसका क्या किया जाएगा? चार्ज टू एक्सपेंस until technological feasibility, probable future benefits, intent and ability to use or sell the software, resources to complete the software and ability to measure cost। यानी बात ये कह रहा है कि कैपिटलाइज कर सकते हो बशर्त नंबर 1 टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है, कि जिस डिवाइस के अंदर इसको इंस्टॉल करके चलाया जा सकता है वो कॉम्पेटेबल डिवाइसेस मौजूद हैं। मैंने मिसाल दी थी कि आपने कोई ऐसी हाई ग्राफिक्स की गेम बना दी, मोबाइल फोन गेम बना दी, जो कि हमसे एक सर्टेन जीबी का रैम मांगता है, और ऐसी डिवाइसेस हैं ही नहीं पब्लिक के पास, तो वो टेक्नोलॉजिकली फीजिबल नहीं है अभी। वो या इंटरनेट की स्पीड मांगती है, लेट्स से सर्टेन एमबीपीएस या सर्टेन जीबीपीएस की स्पीड मांगती है, सर्टेन जीबीपीएस की स्पीड तो आती ही नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं होता सॉफ्टवेयर। अगर टेक्नोलॉजिकली फिजिबल नहीं है तो आप उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। अगर टेक्नोलॉजिकली फिजिबल है तो आगे की बात है, उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मे बी एक गेम हम प्ले स्टोर पे डाल देते हैं फ्री, तो डाउनलोड से हमें पैसे मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट से हमें पैसे मिलेंगे, या उसके पेड वर्जन्स लगा देते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग डाउनलोड करके हमें पैसे देंगे, उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, प्रोबेबल है। तीसरा, इंटेंट एंड एबिलिटी टू यूज और सेल द सॉफ्टवेयर। हमारा इंटेंशन भी है और एबिलिटी भी है कि हम उस सॉफ्टवेयर को यूज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं बारहा कहता हूं कि स्टार्टअप्स जो आजकल की जनरेशन बना रही है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, उसका कंपटीशन इन द मैटर ऑफ सेकंड्स क्रिएट किया जा सकता है। मिसाल, एक कॉन्सेप्ट आ गया बाइक किया तो समझो भाई किया। क्या सीन है भाई, बाइक्स पे लोग वैसे भी घूम फिर रहे हैं, मोबाइल फोन खोल लेंगे, जिसको भी राइड चाहिए होगी वो बाइक पे बैठेगा, मैं उसको छोड़ के आ जाऊंगा, जिसको भी पार्सल भेजना होगा मुझे देगा, मैं जाके छोड़ के आ जाऊंगा, मुझे वो पैसे मिलेंगे। करीम और उबर को टाइम ही कितना लगेगा बाइक का फीचर डालने में। अब अगर रिक्शा भी डाल दिया करीम ने, और इकोनॉमिक राइड गो पहले होती थी, लग्जरी भी होती थी, एक सेगमेंट बना देगा भाई बाइक्स का। वो बोले ओल मैंने इतना सोचा, इतना प्लान किया, इतनी मार्केटिंग की, इसको तो कॉपी कर दिया 1 मिनट में, और उसके पास टीम पहले से ही मौजूद है। करीम का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है, कंज्यूमर्स उसके पास पहले से ही हैं, एप्लीकेशन मोबाइल में पहले से ही है, उसको अब किसी चीज को मार्केट करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक पुश नोटिफिकेशन डालेगा, लोगों को पता चल गया कि आप बाइक पे भी जा सकते हो, हम बाइक के अकाउंट इंस्टॉल कर देंगे। जब तक वो मैसेज हम तक पहुंचे, करीम उससे पहले हम तक पहुंच गया। आइडिया फ्लॉप। एयरलिफ्ट, ग्रोसरी चाहिए, गर्मी में कहां बाहर निकलोगे, मैं पहुंचाता हूं ना। फूड पांडा को टाइम ही कितना लगा पांडा मार्ट बनाने में, और टीम मेरे पास पहले से मौजूद है, राइडर्स मेरे पास पहले से मौजूद है, वेंडर्स मेरे पास पहले से मौजूद है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऑलरेडी है, कंज्यूमर्स ऑलरेडी हैं। वैसे खाना मंगवाते हो, अब खाना बनाने का सामान मंगवा लेना। यस, एयरलिफ्ट बैक ऑफ चला गया ना। हालांकि एयरलिफ्ट पहले वैन सर्विसेज स्टार्ट की थी, जो बाद में सिविल ने स्टार्ट कर दिया, अभी सिविल ने भी कट डाउन कर दिया ऑपरेशंस। ये स्टार्टअप मार्केटिंग पे ठीक ठाक पैसा पी जाते हैं, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग शुरू जब होते हैं ना, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए झोंकते हैं पैसा इतना बेताशा कि सिर्फ डाउनलोड्स होने चाहिए। मुझे याद आता है, मैं हमारे लोगों की आदत है ना, करीम वाले के साथ बैठेंगे ना, कितना कमा लेते हो, कितनी राइड्स मिल जाती हैं, अच्छा फिर सही है। हमारा दिमाग चलता है मैं भी एक गाड़ी खरीद के लगा दूं। तो एक मुझे बोला कि यार उबर जब नया नया आया था ना, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। मैं कहा कैसे? बोला उसने फ्री राइड्स दी थी ना, फ्री कर दिया कि भाई जो भी राइड लेनी है फ्री लेनी है। तो हमने अकाउंट बनवा लिया, 2 या 3 फोन्स, स्टार्टिंग 5 राइड वो लिमिट की थी ना, एक बंदे को
तो आपको फोन दिया, अकाउंट बना लिया, मैं ड्राइवर हूं, आपको मैंने कहा राइड बुक कर ले, इसने राइड बुक किया, आपको बिठाया और घुमाता रहा पूरा शहर घुमाया, इसको उतार दिया, इसका फोन उतार दिया कि बुतरो, और मैंने उससे फेयर चार्ज कर लिया। फेयर इसने नहीं देना, फेयर मुझे उबर ने देना है। फिर दूसरी फोन ने मुझे राइड बुक करवाई, वो फोन अपनी गाड़ी में रखा और घुमाया, ये नहीं बैठा मेरी गाड़ी में, फोन की लोकेशन तो है ना मेरी गाड़ी में, मैं बोलूंगा कंज्यूमर बैठा, कस्टमर बैठा हुआ मेरे साथ, पूरे शहर घुमाया, सर्टेन किलोमीटर चार्ज कर दिए, उतार दिया। यूं बोला आपने पता नहीं कितने पैसे कमा लिए। अब उस गरीब ने ये ऑफर दी इस वजह से थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी सर्विसेज यूज करें। ये कौन से लोग यूज कर रहे हैं? अपने ही फोन्स, और वो ठीक ठाक पैसे उबर से ले लिए। ये हमारे स्टार्टअप्स का गेम है। ठीक, खैर हर जगह पे है। हाँ, डंडे का जोर है। कुछ एक बंदा मुझसे कॉन्सेप्ट शेयर करा था, लाइक आई एम नॉट श्योर कि कहीं वो रिलीजियस कंसर्न ना हो, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। वो कहता कि जैसी राया वैसे बादशाह, ठीक है, वो ये कह रहा था। मैंने कहा शायद मेरे हिसाब से अब ये कॉन्सेप्ट यूं होगा कि जैसा बादशाह होगा वैसी आवाम बनेगी, क्योंकि हमारी आवाम से अगर आप एक्सपेक्ट, भाई इमरान खान अगर सुधारने आया भी था मुल्क को, तो उसको सोच समझ के आना चाहिए किस आवाम को सुधारने चला हूं। तो सोच समझ के आना चाहिए था कि यही आवाम है, ये तो ऐसी ही रहेगी, बातों में बड़ा सपोर्ट करेगी, काम के टाइम पे काम नहीं आएगी। लेकिन जब हमारी आवाम को सख्ती से रखा जाएगा ना, कराची में ट्रैफिक पुलिस देखो, जब अपनी सख्ती पे आई तो डबल सवारी भी बंद करवा दी, जान ही नहीं छोड़ते। हाँ, और सायरन बजाता आएगा, आखिर तक नहीं छोड़ेगा। यहां वाले बंदों को देखो, इनकी तो चाय के पैसे नहीं बनते होंगे, हम पूछते ही नहीं इनको। लेकिन अगर ये अपनी पे आए, अगर ये हमें सीधा करने आए, तो अब तोड़ के तो दिखाओ सिग्नल। नहीं 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 नहीं, मैंने भी देखा था, लेकिन अभी सिर्फ उसकी इंडक्शन है। सिर्फ जो इंडक्शन की जाएगी ना किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, उसकी स्क्रीनिंग आईएसआई करेगा। मैं खुश हुआ था इस बात को देख के कि अगर आईएसआई को करप्शन पकड़ने के देते हैं ना, कि आप इनकी हिसाब किताब देखते रहो, उसमें था कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी आईएसआई देखेगा, लेकिन इंडक्शन के टाइम पे। इदारा ऐसा है जो काम करेगा। आप देखो, एक लाइनमैन होता है वापडा का, उसके पास जो पैसा है हमारे मुल्क में, एक एलएस है, लाइन सुपरिटेंडेंट, कोई पुलिस का ऑफिसर हो, पैसा इतना, हम सोचते हैं लाए कहां से। एक वापडा के अंदर किसी की सिर्फ अकाउंट्स ऑफिसर की नौकरी हो, हमसे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे होते हैं, तनख्वाह हमसे बड़ी नहीं है। हम सोचते हैं यार ये सही है। कल एक बंदा सिविक लेके आ गया, नहीं 0 मीटर हमारी बिल्डिंग में। मैं कहा भाई, बोला ऐसे ही, मैं कितने के लिए, बोला पता नहीं। मैं कहा पता नहीं, ये बड़ी बात है। और उसका बच्चा बेसिकली जिद कर रहा था, अब्बू मुझे वो वाली गाड़ी लेके, तो ऐसे नहीं खोलते, पीछे दरवाजा खुल जाता है। तो मैं कहा ऐसा जिद कर रहा है क्या नई गाड़ी पे? बोला हाँ, आप दूसरी। बोला अभी भी सिविक लेके आया हूँ। मैं बाहर निकला, बाकी मैं सिविक खड़ी थी उसकी, नहीं ये सही है, पता भी नहीं कितनी की लाई। इतना इनके पास पैसा है, और ये बिल्डिंग्स पूरी की पूरी बुक ये करवा लेते हैं। यानी इन्वेस्टर जेन्युइन अभी आए तो सही, ये सरकारी अफसर पूरी बिल्डिंग। अगर इनकी फाइनेंशियली कोई इंटेलिजेंस करे, कैसे नहीं पकड़ में आएंगे। सारे पैसे आपको यहां से निकल के आ जाएंगे। इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इंस्पेक्टर ही हो सिर्फ, देखो कितना पैसा कमाता है, बेतहाशा। यही पैसा गवर्नमेंट के चालान में जा सकता था। एक्साइज में इतना पैसा है, गाड़ियों रजिस्ट्रेशन वगैरह में, नार्कोटिक्स में। खैर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो अगर टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है, इरादा है और एबिलिटी है, रिसोर्सेज मौजूद है और कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर को कैपिटलाइज किया जाएगा। अगर हमसे कुछ नहीं कर सकते तो एक्सपेंस आउट कर दिया जाएगा। अमोर्टाइजेशन, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन?
Yes. Depreciation and amortization is same. Depreciation हम वर्ड यूज करते हैं फॉर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स एंड amortization फॉर इंटेंजिबल. तो क्या सॉफ्टवेयर को अमोर्टाइज किया जाएगा? अगर उसकी लाइफ डिटर्मिनेबल है कि इतने साल तक चलेगा, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा, तो वील डेप्रिशिएट द सॉफ्टवेयर ओवर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. अमोर्टाइजेशन ओवर यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स. स्ट्रेट लाइन इज द डिफॉल्ट. अगर आप उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बता सकते हैं कि पहले साल में ज़्यादा बेनिफिट देगा फिर कम देगा, तो आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कोई पैटर्न आप नहीं स्पेसिफाई कर सकते तो बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो स्ट्रेट लाइन लगाया जाएगा. हो सकता है आरबीएम, सम ऑफ डिजिट्स, सब कर सकते हो आप. हाँ. लेकिन डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं जज कर सकते कि इसके पैटर्न क्या होगा बेनिफिट्स का, तो हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे. इनिशियल रिकग्निशन ऑफ सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट. अलग अलग बातें करते हैं. पहला, इंटरनली जनरेटेड गुडविल. दूसरा, स्टार्टअप, प्री ओपनिंग एंड प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट. अच्छा, व्हाट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल? कि अगर हम खुद से बिजनेस की वैल्यूएशन करवाते हैं, कोई खरीदना नहीं है, हम देख रहे हैं कि हमारे शेयर्स की वैल्यू क्या है, जिसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी है, जो डिफरेंस है वो गुडविल है. अपने मुंह मियां मिठू, इतनी मेरी गुडविल है. यू कैन नेवर कैपिटलाइज. इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता. गुडविल सिर्फ तब रिकॉग्नाइज की जा सकती है जब परचेज्ड हो, जब सब्सिडरी को खरीदेगा. स्टार्टअप, प्री ओपनिंग एंड प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट. स्टार्टअप में एक बहुत बड़ा लॉन्च किया जाता है, जिस तरह मैंने अभी उबर की मिसाल दी. एक ठीक ठाक पैसा झोंक दिया सिर्फ इस चक्कर में कि डाउनलोड्स हो, सिर्फ इस चक्कर में कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें. प्री ओपनिंग, हमारे यहां ऑल ऑफ सडन एक सुपर स्टोर या कोई दुकान खुल जाती है, सही है, अचानक से हम कहते हैं ये स्टोर खुल गया, कैसे? आपको क्या लगता है कल ही किराए पे लिया होगा? नहीं ना, 6-8 महीने पहले रेंट पे लिया होगा, इसके पूरा इंटीरियर बनवाया होगा, शेल्फ लगवाए होंगे, स्टाफ को हायर किया होगा, शॉपिंग ट्रॉलीज खरीदी होंगी, लाइटनिंग करवाई होगी, बड़ा काम हुआ होगा. अब जब लॉन्चिंग आया तो शटर के बाहर काम बाद में होता है. और जैसे अनाउंस होता है कि यहां पे नया रेस्टोरेंट खुल गया, थोड़े है कैसे आ गया ये, कब खुला? बोला अभी खुला है. तो कल थोड़ी रेंट पे लिया होगा, रेंट पे तो 4-8 महीने पहले, साल भर पहले लिया होगा, पूरा बनाया होगा. तो जितने साल आपको बनने में लगे होंगे किराया नहीं दोगे. और इतना स्टाफ कैसे आ गया एक दिन में इनके पास? रिक्रूटमेंट चली होंगी, और जिनको आपने नौकरी पे रख लिया ओपनिंग तक उनका काम नहीं है, लेकिन सैलरीज तो देनी पड़ेंगी ना. तो जो प्री ओपनिंग बिजनेस से खर्चा करता है, नुकसान करता है, करना पड़ता है, उस खर्चे को भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते. हालांकि उम्मीद पे दुनिया कायम है कि जब खुलेगा तो सब रिकवर हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते. तीसरा, प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट. ये हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी जब तक फुल ऑक्यूपेंसी पे नहीं आती तो हम अपनी तरफ से खर्चा करते हैं. एक रेस्टोरेंट है, अभी न्यू ओपन हुआ है, कम कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन सर्विस हम उसको 100% दे रहे हैं. ठीक है, बिकॉज जो 2-3 आएंगे वो वर्ड ऑफ माउथ से और कस्टमर्स लाएंगे. हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है, लेकिन ये नुकसान हम करते हैं इस उम्मीद से कि फ्यूचर में कमाएंगे. कोई भी ऐसे खर्चे कैपिटलाइज नहीं किए जा सकते. तीसरा, ट्रेनिंग कॉस्ट. स्टाफ ट्रेन करने का खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता. एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोमोशनल कॉस्ट, कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से रिस्पॉन्स आता है ना, सेल्स आ जाती हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का खर्चा भी कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता. रिलोकेशन कॉस्ट, रीलोकेट यानी एक जगह से उठ के हम दूसरी जगह पे जाते हैं.
जब हम लोकेट करते रीलोकेट करते हैं तो उस पर ठीक ठाक खर्चा आता है। इवन अगर आप में से कोई किराए के घर में रहते हो या कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ हो घर चेंज करने का, तो लग पता जाता है कि इसलिए हम कहते हैं कि भाई, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है, कहीं से भी पैसे बना के घर अपना कर लो, किराए के घर में नहीं। कैंपस के वाले से भी मेरा यही प्लान था, किराए के कैंपस में नहीं, किराए का कैंपस चलाएंगे, 10-15 बाइक्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, लैंडलॉर्ड की नजर जाएगी, बड़ा कमा रहा है। अब जो एग्रीमेंट है कि 11-11 महीने में 10-10% किराया बढ़ेगा, वो बोले 10% दूसरी पार्टी है मेरे पास, वो इतने पैसे दे रही है, आप या तो खाली करो या तो बढ़ाओ। तो बोले यार ब्लैकमेल कर रहे हो। और किसी की जगह पे जाके इतना खर्चा करें और वो कल को बोले कि ब्लैकमेल करें, हम तो ब्लैकमेल होंगे, फिर कहां से उठाएंगे सारा सामान, फिर सारे एसी उतरवाओ, फिर दूसरी बिल्डिंग में जाओ, सारा फर्नीचर टूट फूट हो जाएगी, फिर मार्केटिंग करो कि हमने एड्रेस चेंज कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट तो 11 महीने तक वैलिड होता है हमेशा। अगर ज्यादा कराऊं तो फिर हमारा रिस्क है, चले ना चले, 5 साल तक 6 साल तक हमें किराया देना पड़ेगा। लेकिन कागज कहां चलता है पाकिस्तान में, जुबान चलती है बस। हाँ रेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉइंट इसके नहीं, वो तो जो गवर्नमेंट से आपने जो बाय करेगा, लेकिन मुझसे अगर कोई रेंट पे लेगा तो मैं उसको तो 99 साल का नहीं दे दूंगा ना, मैं तो उसको 99 ईयर्स का नहीं दूंगा। मुझसे अगर कोई किराए पे लेता है तो उसको मैं साल सवा का दूंगा, और क्या दूंगा। रिलोकेशन, एक जगह से जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसका ठीक ठाक खर्चा आता है। अगर हम अब रेस्टोरेंट को उठा के यहां से हाईवे पे शिफ्ट करें, क्योंकि पता चलता है कि रेस्टोरेंट का माहौल अब वहां बना हुआ है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आ जाएगी। आप शायद इस उम्मीद से रिलोकेट कर रहे हैं कि वहां रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, वहां बहुत ज्यादा लोग आएंगे मोटरवे पे। हाँ शिफ्ट हो गया, हाँ इस उम्मीद से कि हम बोले अब शहर के रेस्टोरेंट में लोग नहीं आते, अब ठंडी हवा खाने बाहर आएंगे, और वहां पे एसीज का खर्चा भी नहीं होता। यहां रेस्टोरेंट को आपने कवर करके एसीज चलाने पड़ते हैं, और ऐसा तो नहीं कस्टमर आ गया एसी खोलो, को तो हर वक्त चिल रखना पड़ेगा। वहां इसका बेनिफिट है कि खुली हवा है, आपके ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, आपका बिजली का बिल काफी हद तक कम हो जाएगा। अब रिलोकेट करते हैं इस उम्मीद से कि कॉस्ट बचेगी और रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, लेकिन इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फॉर दिस पर्पस व्हेन इंकर्ड, ये बड़ा फजूल सा पॉइंट है, मीन्स दैट द एंटिटी रिसीव्स द रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज if the entity has made a prepayment for the above items, the prepayment is recognized as an asset until the entity receives the related goods or services। ये कहता है अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए, कैश बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट के पैसे एडवांस में दे दिए हैं लेकिन कैंपेन बाद में शुरू होगी, तो खर्चा कब मानूंगा, जब कैंपेन रन होगी। पेमेंट के टाइम पे तो नहीं करेंगे ना। अगर कैंपेन पहले चला दिए, पेमेंट में बाद में करूंगा, तो खर्चा कब मानेंगे, जब कैंपेन चलेगी, ना कि जब मैं पैसे दूंगा। तो ये कह रहा है व्हेन इंकर्ड का मकसद अक्रूवल कॉन्सेप्ट, जब गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाए। ओके, इनिशियल मेजरमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स आर इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, इजी। सब्सिक्वेंट, इसमें एक कॉस्ट मॉडल अलाउड है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल अलाउड है। नाउ दिस इज डिटो कॉपी ऑफ IAS 16, हालांकि इसका अपना है, ये IAS 40 की तरह डिसऑन नहीं कर देता कि मेरा नहीं IAS 16 वाला लगा दो, इसका अपना है, लेकिन सेम है जैसा IAS 16 का है। An entity must choose either the cost model or the revaluation model for each class of intangible asset। पहले से बताना है कि आप पूरे क्लास पे कॉस्ट मॉडल लगाएंगे या रिवैल्यूएशन। कॉस्ट मॉडल, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन intangible assets should be carried at cost less accumulated amortization and impairment losses if any। Revaluation model, intangible assets may be carried at revalued amount based on fair value less any subsequent amortization and impairment losses, only if the fair value can be determined with reference to an active market। ये एक चीज है जो IAS 16 में नहीं है। What is active market? नो, एक्टिव मार्केट, फेयर वैल्यू नहीं, एक्टिव वैल्यू नहीं बोल रहा हूं। एक्टिव मार्केट किसको कहते हैं? जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव मार्केट है, जिस तरह फॉरेक्स की मार्केट
एक्टिव मार्केट है, कमोडिटीज की मार्केट एक्टिव है, गोल्ड एक्टिव है, क्रूड एक्टिव है। व्हाट डज एक्टिव मार्केट मीन? करेक्ट। वो मार्केट जिसमें ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी हाई हो। और इसकी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है। इसको हम एक्टिव मार्केट कहते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की ही हो सकती है जिस एसेट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। एक बंदा जिसके पास हैदराबाद में शेयर्स पड़े हैं XYZ लिमिटेड के, और दूसरा बंदा जिसके पास उसी कंपनी के शेयर्स इस्लामाबाद में रखे हुए हैं और कराची स्टॉक एक्सचेंज है, मेरे लिए करीब है, उसके लिए दूर है। महंगे शेयर्स किसके बिकेंगे, मेरे के उसके? यानी वो किस एरिया में है, उसकी लोकेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 5,000 रुपए का नोट है बिल्कुल कड़क, और मैंने लपेट के वॉलेट में घुसा दिया था, आपका 5,000 भी 5,000, मेरा 5,000 भी 5,000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे एसेट्स की मार्केट एक्टिव होती है, ठीक है। फिर अगर उसकी क्वालिटी में कोई झोल होता है तो उसकी वैल्यू में नहीं होता, वो कटौती में काउंट होता है। मिसाल, मैं गोल्ड बेचने जाऊं, आप भी गोल्ड बेचने जाओ, लेकिन गोल्ड का जो पर 10 ग्राम रेट होगा या जो पर तोला रेट होगा वो तो आपके लिए भी वो, मेरे लिए भी वही। लेकिन पता चलता है कि मेरा जो गोल्ड है वो 24 कैरेट है, आपका है 18 कैरेट। रेट दोनों का सेम होगा लेकिन फेंट काटी जाएगी। आपको उतने वजन के पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे पूरे वजन के पैसे मिलेंगे। रेट वही होगा, 36,000, 1,36,000 या जितना भी तोला है, रेट वही होगा। फेंट होती है, उसमें मिलावट होती है। एक तो होती है मेकिंग, जो खरीदते वक्त देनी पड़ती है, बेचते वक्त नहीं होती। लिहाजा मैं कहता हूं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो बिस्किट्स में करो, ज्वेलरी ना बनवाओ, क्योंकि ज्वेलरी में जो नग्स हैं या डायमंड्स लगाए जाते हैं या जो मेकिंग की जाती है उसका खर्चा भी बढ़ते हो, वजन में भी काउंट नहीं होते। तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सीधा सीधा बिस्किट खरीद लो, स्पेशली ARY गोल्ड। अगर ARY का गोल्ड जितने में खरीदोगे उतने में एग्जैक्ट बिक सकता है, यानी उसका जो बाइंग रेट होगा वही उसी पे सेलिंग रेट करते हैं वो। अगर बढ़ गया तो गोल्ड के 2 रेट्स होते हैं ना, कि अगर आज मैंने गोल्ड खरीदना है या बेचना है, तो अलग अलग रेट्स होते हैं। लेकिन अगर ARY को आप बेचोगे और ARY का ही खरीदा हुआ गोल्ड आपके पास है, तो उस ही रेट पे आपसे बाय करेगा जितने में वो सेल करता है। ये एक बेनिफिट देते हैं वो। खैर, एक्टिव मार्केट वो मार्केट जिसमें ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ जो शेयर्स बिकते हैं, गोल्ड बिकता है, वो ज्यादा हो, और दूसरा फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। कहते ना 5-5 मिनट में रेट बदलता है, रेट ऊपर नीचे, करेंसी का रेट 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में चेंज हो सकता है। स्पॉट ट्रेडिंग हम उसमें करते हैं। तो ये क्या है, एक्टिव मार्केट होती है। और दूसरा, उसकी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होती है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो या फोन पे पूछ सकते हो कि अभी इसका रेट क्या चल रहा है, आपको फौरन पता चल जाएगा। सिर्फ वो इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी एक्टिव मार्केट होगी उन्हीं को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा जा सकता है, बाकी किसी को रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं रखा जा सकता। मिसाल, प्रोडक्शन कोटास, मिसाल फिशिंग लाइसेंसेस, मिसाल टैक्सी लाइसेंसेस, मिसाल क्रिप्टो। वो जिसकी मार्केट एक्टिव हो। क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक्टिव मार्केट है ना, एक एक सेकंड में रेट बदल जाता है।
इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसकी एक्टिव मार्केट है, उसको आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते हैं, बाकी किसी को आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं रख सकते। रिवैल्यूएशन मॉडल में गिने चुने एसेट्स आएंगे, जबकि IAS 16 में ये था कि रिलायबली मेजरेबल हो, एक्टिव मार्केट होने की जरूरत नहीं है, और फिजिकल एसेट्स की एक्टिव मार्केट हो भी नहीं सकती, बड़ा मुश्किल है। क्लियर होगी बात? नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप अगर कॉस्ट मॉडल चूज करेंगे, हाँ वो अलग मसला है, लेकिन अगर आप एक्टिव मार्केट होने के बावजूद भी कॉस्ट मॉडल यूज करना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल चॉइस है, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ उनके ऊपर लगाया जा सकता है जिनकी एक्टिव मार्केट हो। क्लियर हो गया? वो कॉस्ट पे ही रह सकता है, करेक्ट। सो अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन इंक्रीजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम and accumulated in revaluation surplus within the equity except to the extent that they reverse a revaluation decrease previously recognized in profit or loss. If revalued intangible asset has finite life and is therefore being amortized, the revaluation model is amortized. अच्छा, ये उसी तरीके से कह रहा है कि अगर गेन होगा तो इक्विटी में जाएगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। बस इसमें मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, IAS 16 को देख लेंगे। टेंजिबल एसेट्स में कुछ गिने चुने एसेट, मिसाल लैंड है जिसकी इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ होती है। इंटेंजिबल में बहुत सारे ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जिनकी इंडेफिनाइट यूजफुल लाइफ हो। सही है? मिसाल एक ब्रांड हमने खरीद लिया, कितने साल तक चलेगा? सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कर लिया या खरीद लिया, कितने साल तक चलेगा? अगर एक लाइसेंस, हाँ, एक होते रिन्यूएबल, 5 साल तक होगा, उसके बाद रिन्यू होगा। एक होते हैं लाइफ टाइम लाइसेंसेस। यस। अच्छा, मिसाल अभी जो 3G एंड 4G की ऑक्शन हुई थी, कितने साल का लाइसेंस है ये? 15 ईयर्स। 15 साल के बाद ये लाइसेंसेस रिन्यू हो सकते हैं। अगर 15 साल के बाद टेक्नोलॉजी एडवांस चली गई और 5G 6G आ गया कोई, तो शायद ये कंपनीज इनको रिन्यू ना करवाएं। लेकिन अगर तब तक 3G 4G वैलिड रहता है, दीज कंपनीज विल हैव टू पे अमाउंट अगेन एंड गेट देयर लाइसेंसेस रिन्यूड। तो कंपनीज ने ये जो लाइसेंसेस खरीदे होंगे इसको अमोर्टाइज करेंगे कितने साल के ऊपर? 15 साल। अच्छा, इसमें एक और कहानी सुनाता हूं। अगर एक लाइसेंस रिन्यू होना है और हैवी अमाउंट पे रिन्यू होना है, अगर एक लाइसेंस रिन्यू होना है और हैवी अमाउंट पे रिन्यू होना है, तो आप उसको अमोर्टाइज करेंगे रिन्यूअल से पहले पहले। मिसाल एक लाइसेंस 5 साल का है, 5 साल के बाद वापस दोबारा वही पैसे देके मुझे रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो मैं जो अभी लाइसेंस खरीद चुका हूं उसको 5 साल में खत्म कर दूंगा, फिर नया उसको 5 साल में खत्म करूंगा, फिर नया और उसको 5 साल में खत्म करूंगा, एज इफ कि आप नया नया लाइसेंस ले रहे हो। लेकिन अगर वो लाइसेंस नॉमिनल वैल्यू पे रिन्यूएबल है, कि आपने वैसे ये लाइसेंस खरीदा है 4 करोड़ रुपए का, लेकिन बाद में आप 5-5 लाख रुपए में इसको रिन्यू करवा सकते हैं, और इसको रिन्यू करवा सकते हैं इंडेफिनिटली, तो इसको इंडेफिनिट माना जाएगा। अगर रिन्यूअल फी हैवी है तो 5-5 साल में डेप्रिशिएट कर दिया जाएगा, अगर नॉमिनल है तो लाइफ टाइम। अगर लिमिट है कि आप इसको 2 बार या 3 बार रिन्यू करवा सकते हो, तब तक। क्लियर? अगर कि कोई इंटेंजिबल एसेट की लाइफ फाइनाइट है, लिमिटेड है, तो आप उसको डेप्रिशिएट करते आओगे, अमोर्टाइज करते आओगे, जिस तरह IAS 16 में करते थे। इंटेंजिबल एसेट्स को क्लासिफाई किया जाता है एज इंडेफिनाइट लाइफ एंड एज फाइनाइट लाइफ। इनफाइनाइट नहीं बोल रहे हैं, इनडेफिनाइट बोल रहे हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते इसकी लाइफ। ठीक है? कैपिटलाइज तो होगा लेकिन अमोर्टाइज नहीं होगा। जिस तरह लैंड को डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, गोल्ड को डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, कितने सालों के ऊपर करेंगे? वो तो खत्म ही नहीं होती, उसकी जिंदगी लिमिटेड तो नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ डिफाइन की नहीं जा सकती, तो आप उसको कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। अब
जिस तरह IAS 16 हमें कहता था कि आपने उसकी यूजफुल लाइफ, उसकी रेजिडुअल वैल्यू और उसके पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स को हर साल चेक करते आना है, उसी तरीके से इसकी लाइफ को भी आपने हर साल चेक करते आना है कि क्या अभी भी इस इंटेंजिबल एसेट की लाइफ इंडेफिनाइट है। अगर हां तो कैरी ऑन, अगर नहीं, आप कहते हो नहीं अब इसकी लाइफ बाकी 4 साल है, 4 साल के बाद ये ब्रांड खत्म हो जाएगा, आप उस दिन से उसको अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। जब तक इंडेफिनाइट है डू नॉट अमोर्टाइज, लेकिन जिस दिन से आप उसके ऊपर लाइफ की वैल्यू पुट कर देते हो कि बाकी 4 साल चलेगा, आप डेप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे। इंडेफिनाइट, नो फोर्सेबल लिमिट टू द पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लोज फॉर द एंटिटी। एंड फाइनाइट लाइफ का मकसद अ लिमिटेड पीरियड ऑफ बेनिफिट टू द एंटिटी। मेजरमेंट with finite life, the cost less residual value of an intangible asset with a finite useful life should be amortized on a systematic basis over that life. Same baat. Depreciation. The amortization method should reflect the pattern of benefits. कि जिस रफ्तार से आपको intangible asset benefit देगा, उस रफ्तार से आप उसको amortize करेंगे. If pattern cannot be determined reliably, amortize by स्ट्रेट लाइन मेथड। जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करेंगे। द अमोर्टाइजेशन चार्ज इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस अनलेस अनदर IFRS रिक्वायर्स दैट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ अनदर एसेट। जिस तरह डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस आउट किया जाता है, लेकिन अगर एन एसेट इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर एसेट तो हम उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। उसी तरीके से अगर कोई एसेट की हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो जो रॉयल्टी होती है वो भी यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, अमोर्टाइजेशन होगी वो भी यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। खैर गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिडक्शंस इन सेलिंग प्राइसेस कुड बी इंडिकेटिव ऑफ हायर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एम्बॉडीड इन द एसेट। अच्छा, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूं। रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन इज नॉट अलाउड। दुरुस्त, IAS 16 में भी मना किया था, IAS 38 में भी मना कर रहा हूं। Revenue based depreciation is not allowed. Measurement subsequent to acquisition, intangible assets with indefinite useful life. अगर कोई ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ इनडेफिनाइट है तो उसको अमोर्टाइज तो कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे, उसकी लाइफ ही नहीं है, लेकिन रिव्यू करते रहेंगे। An intangible asset with an indefinite useful life should not be amortized. Its useful life should be reviewed each reporting period to determine whether the events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in useful life assessment from indefinite to finite should be accounted for as a change in accounting estimate. The asset should also be assessed for impairment in accordance with IAS 26. ठीक है, जब तक एसेट इंडेफिनाइट है आप अमोर्टाइज नहीं करेंगे, लेकिन हर साल आपने चेक करते रहना है कि क्या अभी भी इंडेफिनाइट है। जब तक हां तब तक डोंट अमोर्टाइज। लेकिन जिस दिन से आपको पता चलता है कि इस ब्रांड ने थोड़ा बैड रेपुटेशन पकड़ ली है, कंपटीशन आ गया है, वैसे जो हमने ब्रांड बनाया था उसका कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो हमें लग रहा था ये तो ताक़यामत चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स चाइना की तरफ से या किसी न्यू कॉम्पिटिटर्स की तरफ से आ गए, हमें लगता है कि हमारे ब्रांड को बहुत ज़्यादा अरसा तक चलने नहीं देंगे, इससे बहुत अच्छी क्वालिटी सस्ते में आ चुकी है, लिहाजा 3 साल तक सर्वाइव करना भी मुश्किल है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। हम उसको उस दिन से प्रोस्पेक्टिवली अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। जो साल अमोर्टाइजेशन से बच गए वो बच गए, नो रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, अगर बाद में आप एसेट पे कोई खर्चा करते हो तो, अब कोई टेंजिबल एसेट तो है नहीं कि उसमें कोई फ्लोर जुड़वा दिया, ये तो इंटेंजिबल है, तो उसमें कोई एनहांसमेंट हमने करवा दी, एक एडवांस फॉर्मूला हमने बना दिया, आता है ना ब्लू फॉर्मूला, हाँ स्ट्रॉन्ग पेप्सी, जीरो शुगर। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, रेसिपी के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते। तो अगर हमने पहले डेवलपमेंट कर ली थी, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अब कुछ नए मॉड्यूल्स ऐड कर दिए हैं, पहले हमारे सॉफ्टवेयर में ये चीजें नहीं थी, अब स्टोरीज भी हैं, रील्स भी हैं, रिएक्शंस भी हैं,
वॉइस मैसेजेस भी आ जाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉल्स भी हो जाएंगी। अगर उसमें हम कोई नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं तो अगर कैपिटलाइज हो सकती हैं, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में एनहांसमेंट हो रही है, तो आप कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन नहीं तो एक्सपेंस आउट। सो ड्यू टू द नेचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट, subsequent expenditure will only rarely meet the criteria for being recognized in the carrying amount of an asset.